Assalamu alaikum viewers. Today we'll be studying lecture number 19 of your course Theory and Practice of Counseling. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काउंसलिंग प्रोसेस, लेकिन उससे पहले हस्बे मामूल पिछला लेक्चर रिव्यू करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर की बात की जाएगी. In the previous lecture we talked about last two micro skills. First was focused responding or focused analysis, and then we talked about challenging and confrontation skills. As far as focused responding is concerned, first you respond while you are having focus on the. Secondly, explore the important areas one by one. As far as focused responding is concerned, there are 7 skills. 7 skills कौन सी हैं कि हमें किस चीज पर कंसंट्रेट करना है. फोकस ऑन और किसी चीज पहले और किसी चीज पर बाद में फोकस करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, वी कैन फोकस ऑन द पर्सन, वी कैन फोकस ऑन प्रॉब्लम, वी कैन फोकस ऑन द फैमिली इश्यूज. समटाइम्स होता है कि आपको लगता है कि फैमिली इश्यूज को पहले डील करना चाहिए, बट मोस्टली वी कंसंट्रेट मोर ऑन क्लाइंट फर्स्ट. एंड देन इट कुड बी वी फोकस. वी फोकस का मकसद ये होता है कि क्लाइंट और काउंसलर मिलकर काम करेंगे. So he has to demonstrate that both of them will be working together to find some solution. अगर उसको solution ना कहें तभी कहते हैं कि to find an agreed upon decision or mode of action for the client. Then there are some other important points of focus जिनका ख्याल काउंसलर को रखना पड़ता है. For example, the counselor could also be focusing on the problem, and sometimes it is more important that the focus is on the problem. जब कभी कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो ये जरूरी नहीं होता कि पहला फोकस क्लाइंट ही हो. वी कैन आल्सो कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज द प्रॉब्लम और पहले उसको दूर किया जाए और उसके बाद क्लाइंट की फीलिंग्स पर ध्यान दें या तवज्जो देने की जरूरत होती है. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फोकस्ड responding is cultural and environmental context. It is very important that we shall consider that what is the ethnic or gender context of the person. किस एथनिक माइनॉरिटी से मेजॉरिटी से क्लाइंट का ताल्लुक है और क्या उसका ताल्लुक हो सकता है जो जिस भी हम फोकस कर रहे हैं और जो उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं. फिर इसके अलावा जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, सोशल क्लास डिफरेंसेस होते हैं. सो ऑल ऑफ देम शैल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है क्लाइंट का अपना सेल्फ डिस्क्लोजर और उसके साथ रिलेटेड है काउंसलर का सेल्फ डिस्क्लोजर. So an important aspect of focused analysis is how the counselor responds to the situation और वो अपना self disclosure कैसे करता है. Why self disclosure is so important as far as the part of counselor is concerned? इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि when the counselor discloses himself or herself, then it creates a kind of trust between client and counselor. और जो client है उसको ये लगता है कि काउंसलर जो है वो मेरी ही तरह का ह्यूमन बीइंग है. So he has similar problems as I am experiencing at the moment. In reference to focused analysis, we also talked about focused exploration. इससे मुराद ये है कि जो भी एरिया आप स्टडी कर रहे हैं, whether it is client, whether it is problem, we focus, आपका फोकस जो भी है उसको कितना in depth किस एरिया को फर्दर स्टडी करना है. एंड सम टाइम इट डिपेंड्स ऑन द काउंसलर चॉइस दैट काउंसलर थिंक्स दैट दिस पर्टिकुलर एरिया नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट, और सम टाइम ही टेक्स चॉइस ऑफ द क्लाइंट कि आपके ख्याल में किस चीज पर हमें पहले तवज्जो देनी चाहिए. एंड द लास्ट माइक्रो स्किल दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर वाज कन्फ्रंटेशन एंड चैलेंजिंग स्किल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that confrontation is not to humiliate the client. The purpose is only to point out towards any discrepancy in verbal, non-verbal behavior of the client and his other actions. बाज़-औक़ात हमें ये नजर आता है कि क्लाइंट कह कुछ रहा है और जो उसका बिहेवियर है वो इससे डिफरेंट है. So there is not a consistency between what the client is saying and what he is showing as a demonstration. तो उस वक़्त इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि क्लाइंट को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए that there is a incongruence, और incongruence को पहचानना और उसकी अवेयरनेस जो है वो जरूरी होती है. There are several confrontation skills that we discussed in the previous lecture. For example, एक आम तौर पर देखा गया है the clients are hesitant to talk about themselves, और इस hesitance का इस तरह भी इजहार भी होता है कि they don't use sentences while they have to emphasize on I की बजाय वो ये कहते हैं कि people usually believe this. And sometime they talked about counselor. वो ये कहते हैं कि for example, what is your opinion about this particular issue, rather than saying this is my opinion. So they don't want to own their choices and responsibilities and decisions. तो इसलिए ये एक important challenging skill है कि
the client is taught how to use I messages, और उसका एक तरीका ये भी होता है कि the counselor also uses I messages, and whether they are used by the client or not, still it is the responsibility कह लें या फिर ये कह लें कि काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए काउंसलर जो है वो आई मैसेजेस यूज करता है, सो दैट क्लाइंट इज आल्सो डूइंग एंड वर्किंग इन द सेम वे. देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट another important point when the client does not acknowledge the reality or does not acknowledge his choices, और कई दफ़ा वो इस सूरत हाल में tries to distort the reality. और distortion of reality कैसे possible है कि sometime client wants to see the things and issues in just black and white format, और वो जो grey area है वो client नहीं देखता. Sometime the client just wants to be perfect, or then he says that I am worthless. Sometimes the client is thinking unrealistically about other people. Another important confrontation skill that is required while dealing with client is when the client is giving mixed messages. और mixed messages का उसको एहसास दिलाना पड़ता है कि for example you are saying this but you are doing something else. So these are a few confrontation skills which are commonly used in counseling sessions. आज हम, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं, एंड दैट इज काउंसलिंग प्रोसेस. वी टॉक्ड अबाउट नंबर ऑफ स्किल्स इन फ्यू लेक्चर्स, और जैसा कि मैंने पहले अभी रिव्यू किया है, पिछली दफा हमने फोकस एनालिसिस और कन्फ्रंटेशन स्किल्स की बात की थी. अब कन्फ्रंटेशन के पहले खत्म किया, एक थोड़ी इसकी बात पहले करते हैं कि कन्फ्रंटेशन स्किल्स आर यूज्ड in reference to different theoretical orientation of the counselor. और उसके बाद फिर आज के टॉपिक की बात करेंगे, और आज का टॉपिक again I'll remind you that is counseling process. Is there any difference in the use of different micro skills as far as different schools of thoughts or theoretical orientations are concerned? Let's see that. You will see a slide. On this slide you will see a table, और उस टेबल में you can see that there are different micro skills mentioned. We have, for just convenience sake, combine different micro skills. For example, attending and listening skills are combined, then focus analysis, and finally we have combined influencing and challenging skills. And then we are discussing here 3 schools of thought, और ये देखते हैं कि कौन कौन सी skills जो हैं वो predominantly use होती हैं in one theoretical orientation but may not be used as frequently by the other theoretical orientations. So first is attending and listening skills, and you can see that in client-centered therapy or counseling there is a lot of emphasis on expression of feelings. तो ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर होता है कि the client should be able to express himself, और अगर वो express नहीं करता तो he is encouraged by provided feedback so that he talks about himself. So we'll see that more or less in all of the theoretical orientations, the focus is that the client shall be talking about his or her story. तो उसको अपनी story जो है वो describe करनी चाहिए. But the next thing is how these stories are related to different theoretical orientations. For example, when the client describes his stories, life stories बयान करता है, तो the focus of a humanistic or client-centered counselor is that the client's stories are reframed to focus on self-value. इस चीज़ को उभारा जाता है. As compared to that, client stories are given importance in psychoanalytic school of thought, but then the past behavior is linked with the present behavior. तो उसको उस तरीके से reframe किया जाता है. If we talk about cognitive behavior therapies, then usually the focus is on cognitive and behavioral deficits and distortions, and then it is an awareness is created in the client that these are distortions, and then the focus is on having some plan about future कि इनको कैसे दूर किया जाना चाहिए इन deficits. So as far as attending and listening skills, a lot of emphasis is on expression of feelings as far as client-centered therapy is concerned, and then a lot of emphasis is also on reflection of feelings. This is done by counselor. Counselor जो है वो कोशिश करता है कि whatever the feelings are expressed, and even those feelings which are not expressed, and the counselor would be able to judge it from different verbal and non-verbal communications of the client, that he will reflect that to the client. उसको वापस करेगा कि yes, this is what I am understanding from your talk, from your verbal, facial expressions and movements. As far as psychodynamic and psychoanalytic school of thought is concerned, again the focus is on expression of the client. In fact, इसमें तो कहा जाता है कि the client freely expresses whatever comes to his or her mind.
and then a lot of questions are asked. ज़्यादा questions जो हैं वो encourage नहीं किए जाते client centered counseling में. उस पर ज़्यादा जोर ये है कि the counselor comes with ideas himself और अपना express जितना ज़्यादा वो कर सकता है, that will be therapeutic at the end. If you look at cognitive behavioral paradigm, then the emphasis on expression, and then the deficits are noted in behavior and on cognitive level, and the intention is to work on those deficits and distortions of reality. As far as focusing skills are concerned, then the focus is individual client in client-centered counseling, and then the focus is also on we. Remember, we talked about 7 micro skills of focus analysis, and one of them was the client and the other was we focus. Then both of them will be working together to find some solution. If we look at psychodynamic perspective, then the focus is again the individual client, but then the focus is also on aspects. Whatever happened in the childhood is very important to determine the current and future behavior of the client. As far as cognitive behavior therapy and counseling is concerned, the focus is on individual and environment. कि कैसे environment contribute करती है toward different behaviors that develops in definable stages with recognizable transitions. इसकी stages होती हैं जहां आप transition recognize करते हैं कि from this stage we are going to move to another stage. And the success of counseling process is determined by a lot of factors. All of them may not be very important in every kind of situation and with every kind of client, lekin the important ones we are going to discuss today. First of all, we will be discussing structure of the counseling process. Secondly, initiative. Third, setting. Fourth, client qualities. And the fifth and last one is counselor qualities. As far as structure and initiative is concerned, I will first talk about these two factors. यहाँ पर आपको ये नजर आएगा कि there are two kinds of struggles. One is from the counselor and the other is from the client. The structure is the struggle which is by the counselor. किस तरह से the counselor tries to have a control, administrative control on the session. He tells a lot of things. काउंसलिंग शुरू होने से पहले काउंसलिंग का सेशन कैसे चलेगा, कितने सेशंस होंगे, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, फी क्या होगी, ये टेप रिकॉर्डेड होगा, ऑडियो रिकॉर्डेड होगा, एंड सो ऑन. सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल व्हिच द काउंसलर इज हैविंग ऑन द सेशन. एंड दिस इज you can say this struggle is by the counselor and the counselor must win it. When we say must win it, इसका मतलब ये है कि he shall be able to skillfully manage that particular part of counseling process. When we talk about initiative, so that is mostly what is done by the client, and that struggle refers to client struggle to make a change and struggle for change. तो बेसिकली ये जो एक स्किल है, हम ये कह सकते हैं कि दैट द काउंसलर, द क्लाइंट मस्ट विन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन या प्रोसेस. क्योंकि अगर उसमें ये ड्राइव होगी कि उसने अपने आप में चेंज लानी है एंड विल बी वर्किंग टुगेदर विद द काउंसलर, देन द काउंसलिंग प्रोसेस की जो सक्सेस है, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दिस. So we'll be going to discuss one by one all of these factors which are going to affect counseling process. So let's first talk about structure, जिसके बारे में हमने बात की थी. इस एडमिनिस्ट्रेटिव के चालू है and important that the counselor wins this particular struggle. What is meant by structure? Let's see that. Day and Sparatio said in 1980 that the joint understanding between the counselor and client, characteristics, conditions, procedures and parameters of counseling refer to the structure of counseling. So there are different conditions, situations, and there is a joint work of client and counselor, and they talk about structure of the counseling process. अब इसमें कौन-कौन सी चीजें important हैं? Let's see that. Structure helps clarify the counselor-client relationship because structure will determine the boundaries of the client and counselor relationship.
दोनों की बाउंड्रीज क्या हैं, क्लाइंट ने क्या काम करना है और काउंसलर ने कहाँ तक, किस हद तक काम करना है, और उसके बाद उसने स्पेस छोड़ देनी है क्लाइंट के लिए. Obligations of both client and counselor, because their roles are well defined. If the counseling process is very structured, then a skillful and effective counselor will be taking care of these issues before the counseling interview or process is started. So what are the obligations of both, what are roles, ये अभी हम थोड़ी देर बाद एक कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जो क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान साइन होता है, और उसमें भी इसका दोबारा जिक्र किया जाएगा. The third one is that structure provides practical guidelines. What are these practical guidelines? It is decided beforehand that what is the time of the session. It could be between 50 to 55 minutes. It could be 1 hour in some circumstances. And then what is the action limit? Action limit is usually to put a barrier on the destructive behavior if there is any possibility from the client. तो action की limit लगा देते हैं कि yes, आपने बैठकर बात करनी है और किस तरीके से जो है वो ये सेशन चलना चाहिए, और एक खास नहीं रहना चाहिए. There are procedural limits also. Whether counselor will be giving some homework to the client and the client is supposed to work on that, और उसके बाद वो उसके सामने लाएगा, then they will be discussing that. फिर उसके अलावा और क्या प्रोसीजर होता है कि ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो उसके दौरान वो नोट्स लेगा काउंसलर, या फिर टेप रिकॉर्डेड करेगा, और ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी. एंड देन व्हाट विल बी द फी स्ट्रक्चर, फी कितनी होनी चाहिए, क्या पहले सेशन में ज़्यादा बाकियों में कम, सब में बराबर, एटसेट्रा. द फाइनल वन इज दैट मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन स्ट्रक्चर इज व्हेन अ क्लाइंट हैज़ unrealistic expectation. So structure is more important when the client has unrealistic expectation from the counseling. Sometimes the client would be thinking that after having counseling sessions, perhaps a very big change will come. और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत लाइक हो जाऊँ ये काउंसलिंग अटेंड करने के बाद. एक स्टूडेंट ये सोच सकता है मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाऊँगा, मुझ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आई वुड बी एबल टू डिलीवर अ वेरी गुड डिबेट ऑन द स्टेज, और इस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं. Obviously the purpose of counseling is to bring a change in the client, लेकिन वो आम तौर पर यही होता है कि they are in reference to the abilities of the client. So the person must be realistic. So if it is defined before starting a counseling session and everything is descriptively defined, described, तो उसका ये फायदा होता है कि client को unrealistic expectations अगर हैं भी तो वो शुरू में उसकी ख़त्म हो जाती हैं. As I said before, we will be looking at one contract between client and counselor, and that has been shown by Whitmer and Remley in 1994. They are working in University of Florida in USA, और ये contract उनका contract है जो client और counselor के दरमियान साइन होता है. So what are different important points in this कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी भी ऑब्वियसली जो क्लाइंट और काउंसलर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो यूजुअली इसी फॉर्मेट पे होते हैं. सो इट इज़ रिटन इन द इंट्रोडक्शन दैट आवर प्रोफेशन इज बिकमिंग मोर अट्यून्ड टू क्लाइंट राइट्स एज वेल एज टू काउंसलर अकाउंटेबिलिटी. बोथ गिव देयर एड्रेसेस हेयर. प्लीज फील फ्री टू चेंज द कॉन्ट्रैक्ट. इट डजंट मीन कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरे का पूरा क्लाइंट जो है वो चेंज कर दे. इट just means that if there is something which the client doesn't like, तो वो उसको point out कर सकता है. So this is the introduction, और ये थोड़ा सा और भी आगे है, but I have just mentioned a few lines. Then the second part is qualification and experience, and the qualification and experience will be quite elaboratively described by the counselor. That this is my qualification. I have done, for example, diploma, degree, PhD in counseling. And this is my area of expertise, for example, family counseling, group counseling, etc. And I have studied from this institution, और ये मेरा इतने साल का experience है of working in this particular field. The next point is nature of counseling. अब इसमें counseling कैसे होगी ये पूरी तरह बयान कर दिया जाता है. For example, the counselor can write के the individual session will be of 50 to 60 minutes or 40 to 45 minutes, whatever. और ये भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि यूजुअली द क्लाइंट्स हैव द एबिलिटी टू ग्रो themselves and they are able to decide for themselves.
and we want clients to take their responsibility of their decisions and choices. और ये कहा जाता है कि the counselor will be working together with the client to find out some solutions to some realistic modes of actions. And then it is also mentioned that some clients need lesser sessions as compared to that. कुछ clients ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा sessions की ज़रूरत होती है. So it really depends on the individual client. और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो mention कर दी जाती हैं nature of counseling में. आगे चलते हैं. तीसरा जो सेक्शन हमें यहाँ पे नज़र आता है इंट्रोडक्शन के बाद वो है रेफरल्स. अब ये बाहर के मुल्कों में तो ये बड़ी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि रेफरल्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं और वो कैसे किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये लिख दिया जाता है कि अगर आप मेरी काउंसलिंग से सेटिस्फाइड ना हो देन यू कैन टॉक विद दिस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ काउंसलिंग, जो भी उसका नेशनल बोर्ड होगा जिसके पास जो काउंसलर हैं वो उनकी अकाउंटेबिलिटी डिटर्मिन होती है. इट इज़ मेंशन्ड दैट इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट फ्रॉम माई बिहेवियर फ्रॉम माई एक्शन देन यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर बोर्ड एंड कंप्लेन अबाउट मी. और ये भी होता है कि अगर आप मेरी जो एक्सपर्टीज़ है उससे सेटिस्फाइड ना हो तो वी कुड रेफर यू टू समबॉडी एल्स. अनदर इम्पॉर्टेंट part of this contract is fee, cancellation and insurance. It is also described that this is the fee for one particular session, and if you do not come on time to any particular session तो फिर आपको cancellation जो है वो चूँकि आपने पहले नहीं की तो आपको fee जो है वो पूरी अदा करनी पड़ेगी. यूजुअली एक क्राइटेरिया होता है कि आप 24 आवर्स पहले बता दें तो फिर वो रीस्केड्यूल कर देते हैं और फिर कोई कैंसिलेशन की फ़ी नहीं होती. एंड देन इज़ इंश्योरेंस. हमारे यहाँ तो ये मसला नहीं है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत सौ में इस तरह से है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, और उसमें मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, और वो आप उसको लमसम पे करते हैं और वो आपके सारे अखराजात जो है वो अपने ज़िम्मे ले लेती है. तो यहाँ पर इस चीज़ का भी जिक्र कर दिया जाता है. Then finally there are 2 points, records and confidentiality and signatures. Records और confidentialities जो हैं इसमें it is clearly described कि आपके जो record हैं काउंसलिंग के वो कहाँ रखे जाएंगे, कौन कौन लोग उसको एक्सेस कर सकेंगे, कैसे उसकी confidentiality जो है वो secure होगी. But it is also mentioned that if we find out that you could do any harm to yourself or to others, then we may not be keeping that confidentiality. And at the end there are signatures of both parties. So this is a format of usual contracts that are signed between client and counselor. So they are very important in fact to maintain a good structure of the counseling process. The next one is initiative, and the related concepts are reluctance and resistance. When we talked about initiative in the beginning, then we discussed that it is the actually skill, या फिर ये कह लें कि this is the responsibility of the client to work on changes that are suggested by the counselor कि ये changes होनी चाहिए for an effective outcome of the therapy. लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि people are scared of changes, क्योंकि changes जो होती हैं उसके बाद में जो होगा that is usually not known to people. पहले देखते हैं इनिशिएटिव क्या है. इनिशिएटिव कैन बी थॉट ऑफ एज द मोटिवेशन दैट द क्लाइंट ब्रिंग्स इनटू द सेशन, एंड इट टेल्स दैट हाउ मोटिवेटेड आर दे टू वर्क. सो इट शोज क्लाइंट्स मोटिवेशन एंड टू वर्क फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट. लेकिन एज आई सेड बिफोर, पीपल आर यूजुअली स्केयर्ड ऑफ चेंजेस, दैट इज व्हाई दे आर रिलक्टेंट, और वो उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते. तो इसीलिए इसके साथ एक 2 चीज़ों का ताल्लुक है. वन इज रिलक्टेंस एंड द अदर इज रेजिस्टेंस. रिलक्टेंस इज जनरली सीन इन दोज क्लाइंट्स हु आर रेफर्ड फॉर हेल्प बाय अ थर्ड पार्टी एंड आर अनमोटिवेटेड बिकॉज दे डू नॉट कम themselves. That is why they are unmotivated. It has been observed that majority of the clients have some resistance and majority of the clients have some reluctance. इसकी वजह ये भी हो सकती है कि दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट देयर इनर फीलिंग्स, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है अपने बारे में कोई बात करना जो आपकी बहुत प्राइवेट चीज़ हो. एंड द अदर थिंग इज दैट पीपल डू नॉट वांट टू चेंज बिकॉज दे फील सम पेन एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ that what is going to happen if I change myself, because the consequences not seen at the moment. अब ये reluctant client किस तरह के हो सकते हैं? Usually they are
सेंट बाय अ थर्ड पार्टी। जैसे बच्चे हैं, अगर उनका क्लासरूम बिहेवियर सही नहीं है तो स्कूल काउंसलर के पास उनको जाना पड़ता है और टीचर वुड सजेस्ट कि ये जो चाइल्ड है दैट मस्ट बी सीन बाय द स्कूल काउंसलर। इसी तरह से जैसे अगर कोई क्लाइंट है जिसका अग्रेसिव बिहेवियर है और मोहल्ले वाले शिकायत कर देते हैं, देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर कि दैट पर्सन मस्ट सी सम काउंसलर। और ये भी हो सकता है कि देयर कुड बी सम एडोलेसेंट्स हु हैव प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर एंड देन पेरेंट्स वांट देम टू सी काउंसलर, और वो ऑब्वियसली चूंकि जाना नहीं चाहते, दैट इज व्हाई दे आर अनमोटिवेटेड। Another type of client who do not show initiative are resistant clients. Resistance is unwillingness to change. They bring a motivation to cling to their issues through various sorts of actions. Or usually this is reflected by I don't know statements, and that has been pointed by SAC in 1988. तो उनकी जो है वो अनमोटिवेशन पता चलती है कि जो बात उनसे काउंसलर पूछे वो कहेंगे आई डोंट नो, पता नहीं मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं। तो ये आपकी जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है टुवर्ड चेंज। ओटैनी हैज डिस्क्राइब्ड 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रेजिस्टेंट क्लाइंट्स, और ये जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं दे हैव सब कैटेगरीज आल्सो, एंड टोटल देयर आर 22 सब कैटेगरीज ऑफ रेजिस्टेंस। अब ब्रॉड कैटेगरीज की बात करते हैं। नंबर 1 इज अमाउंट ऑफ वर्बलाइजेशन। अमाउंट ऑफ वर्बलाइजेशन विल बी रिस्ट्रिक्टिव, द क्लाइंट विल बी स्पीकिंग लेस, और आहिस्ता बोलेगा, कम बोलना चाहेगा। जिस चीज़ का आप जवाब दे रहे हैं वो हाँ या ना में, जो सवाल कर रहे हैं हाँ या ना में जवाब दे देगा, या बड़ा मुख्तसर जवाब दे देगा। एंड देन इज कंटेंट ऑफ मैसेज। कंटेंट जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। द क्लाइंट मे बी फोकसिंग ऑन सम सिम्टम, उन्हीं को एलैबोरेट किए जा रहा है। द क्लाइंट मे बी फोकसिंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उन्हीं की बात कर रहा है, या जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनकी तरफ नहीं आ रहा। So the content is not appropriately self-disclosing. Another category of resistant clients is shown in style of communication. Style of communication क्या हो सकती है? Thought editing, यानी जो ख्याल जहन में आ रहा है वो उसको उस वक्त दबाकर और कहेंगे नहीं मेरी मुराद इससे नहीं थी, या रुक रुक कर जवाब देना so that he could edit his thoughts. Then false promising कि हाँ मैं ये कर लूँगा, but that the person does not want to work on that action plan. And then could be last minute disclosures, session ख़त्म होने वाला है और उस वक्त कोई बात बता दी और पहले कोई important बात ना की. So this could be a style of communication that shows resistance. The final category is attitude toward counselor and counseling session. The client shows a habit of coming late. फी देने में देर लगाई जा रही है, डिले इन फी, और या ये भी हो सकता है कि उसके बारे में बहस की जाए, काउंसलर जो है उसे कहा जाए कि ये मुनासिब नहीं है, ताकि दूसरी बातों में जो है वो टाइम गुजर जाए. सो दीज आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज जिनकी आगे से 22 सब कैटेगरीज हैं. व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रेजिस्टेंट क्लाइंट, और इनको अगर आप सारों को देखें तो फिर आप एक रेजिस्टेंट क्लाइंट को पहचान सकते हैं. अभी आपको एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंट क्लाइंट जो है कैसे बिहेव करता है. आपकी वालदा बहुत परेशान है आजकल. आपकी तालीमी रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं. इस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे क्या पता, मैं क्या कह सकता हूँ. कुछ भी आप इस सिलसिले में आजकल क्या परेशानी है, कुछ आप कहना चाहें तो? नहीं, कुछ नहीं. कोई खास मज़मून जिसमें आपको बहुत परेशानी हो रही है, जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं? कुछ मैथ्स होता है, कुछ इस तरह से कोई मज़मून जिसमें आपको परेशानी हो, कोई टीचर के साथ प्रॉब्लम? नहीं, को खास नहीं है, किसी को खास नहीं है. अच्छा, आप फारिग वक्तों में क्या करते हो? हॉबीज कोई खास एक्टिविटीज? नहीं, बस कुछ भी कर लेते हैं. अच्छा, ये बताएं कॉलेज से घर जाके आप पूछना क्या चाह रही, क्या पूछना चाह रही? आपको कोई खास परेशानी है? जैसे आपके नंबर कम आए हुए हैं, आपकी वालदा जो है आपको परेशान है आपके लिए? नहीं, को खास नहीं हूँ मैं, मुझे क्या परेशानी हो सकती है. अच्छा, ये अच्छा भला हूँ, पता नहीं आप क्या पूछना चाह रही. अच्छा चलिए, ये बताएं कि आप घर जाते हैं कॉलेज से तो क्या मसरूफियात होती हैं? कुछ भी नहीं.
कुछ तो करते होंगे, वक्त कैसे गुजारते हैं? बस गुजर जाता है। कोई दोस्त वगैरह तो होंगे, यानी मेरा मतलब है। हैं कुछ थोड़े से। उनके साथ कैसा रहता है? बस उनके साथ भी बस रहता ही है। मैं चाह रही थी कि आज हम कोई ऐसे खास इश्यू पे बात कर लेते, कोई हम सोच लेते उसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम है कुछ। नहीं, मैंने जाना है, असल में मुझे कोई बहुत जरूरी काम है। आई हैव टू गो। लेकिन फिर भी हम बात आई एम सेइंग आई हैव टू गो। लेकिन स्टॉप प्लीज, आई हैव टू गो। An important question related with initiative and reluctance is that how we can let the client win the battle for initiative. As such, this is not a battle because we really want the client to win that battle. हम ये चाहते हैं कि वो इस स्ट्रगल में कामयाब हो जाए और वो कोशिश करे चेंज होने की. So how we can do that? First is to anticipate the anger and defensiveness. Usually the beginning counselors are not aware of that in the beginning of the session and interviews, every client is defensive. Or it is difficult to talk about one's personal emotions and feelings, so it is very natural. So the counselor should have the ability to know that or to judge that. Or there is a difference in degree of reluctativeness as far as different clients are concerned. तो अगर आपको ये अंदाज़ा हो कि शुरू में कुछ डिफेंसिवनेस होगी, शुरू में कुछ एंगर भी हो सकता है, द काउंसलर शैल बी एबल टू टॉलरेट दैट अग्रेशन. नॉट अगर इफ दे क्रॉस एनी बाउंड्री ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज एन एक्शन लिमिट, ये हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, लेकिन टू सम एक्सटेंट काउंसलर शैल बी एबल टू टॉलरेट दैट और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. Second thing is to show acceptance and understanding. This is again related with the previous one, that the counselor shall be non-judgmental, accepting, and not be judging the behavior of the client, and should be able to have an empathic attitude and to look at that behavior from the perspective of the client. And then another strategy is to use persuasion. You can pursue, और आप परसूट कर सकते हैं क्लाइंट को to take initiative. और persuasion कैसे की जा सकती है? There could be different strategies for that. For example, you could use 2 techniques. इनके बारे में मुख्तलिफ काउंसलर जो हैं वो बात करते हैं कि persuasion कैसे की जाए. ये सोशल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है persuasion. आप कैसे लोगों को आमादा करते हैं किसी अमल के लिए. One technique is foot in the door. जैसे पहले जो काउंसलर है वो ये कोशिश करता है कि छोटी सी बात जो है उसको करने के लिए कहे और कोई बड़े टारगेट ना दिखा दे, और उसके बाद जो है वो आप रियल टारगेट्स की तरफ चलें. जितनी देर में क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान रैपो भी एस्टैब्लिश हो जाएगा. अनदर टेक्निक इज डोर इन द फेस. अब ये बड़ा एक अजीब सा है कि डोर इन द फेस का मतलब ये है कि आप एकदम बहुत प्रेशराइज करते हैं. यू टॉक अबाउट अ नंबर ऑफ टारगेट्स एंड देन यू स्टार्ट विद द सिंपलर वंस, तो ताकि वो क्लाइंट को अब इजी लगे करने. Another point is that you can let the client win the battle through confrontation. आप confront करते हैं. If you find any inconsistency in verbal talks of the client and actions, तो तब आप इसको point out करते हैं कि यहाँ पर inconsistency है and could you explain that? अब this confrontation can have a number of consequences. Let's see that. Okay, वो कौन से consequences हैं? Client can respond by denial. You point out toward that inconsistency and the client denies कि ऐसी कोई inconsistency है. वो कहेगा कि नहीं ये बात तो नहीं है, दरअसल मैं ये कह रहा था, दरअसल मेरा मकसद ये नहीं था. एक और response कैसे हो सकता है? The client will accept confrontation as true because he is really motivated to work on how to change himself or herself. तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है. देन देयर कुड बी अ मिडल पोजीशन कि वो कोई बात मान लेता है और कोई नहीं मानता. तो इस तरीके से आप जो हैं वो क्लाइंट को आमादा कर सकते हैं कि वो इनिशिएटिव ले चेंज की तरफ. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव टेकिंग एज फार एज क्लाइंट इज कंसर्न्ड इज दैट यू यूज प्रैग्मेटिक टेक्निक्स. प्रैग्मेटिक टेक्निक्स कौन सी होती हैं? वही टेक्निक्स जो हमने काउंसलिंग स्किल्स में यूज़ की हैं. यू बी अंडरस्टैंडिंग, यू लिसन केयरफुली,
and you paraphrase, you reflect the feelings of the client, और उस तरीके से इन टेक्निक्स के साथ खुद ब खुद जब रेपो एस्टेब्लिश होगी, द क्लाइंट विल एस्टेब्लिश अ ट्रस्ट ऑन द काउंसलर, और उसके साथ ही फिर सेल्फ डिस्क्लोजर जो है वो भी पॉसिबल हो जाएगा. द नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट इज सेटिंग आर फिजिकल सेटिंग. फिजिकल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, कमरा कैसा होना चाहिए जिसमें काउंसलिंग की जाए. इसके बारे में थोड़ी सी बात हमने पहले काउंसलिंग स्किल्स में भी की थी, आज इसके बारे में तफसील के साथ बात करेंगे. अब काउंसलिंग कैन हैपन एनीवेयर, but the professionals generally work in a place that provides privacy, confidentiality and quietness. Benjamin has pointed out that counseling can happen anywhere. He has talked about one session that actually happened in a tent. और जब कोई क्राइसिस सिचुएशन होती हैं तो काउंसलर जो हैं उनको रोड पर भी काउंसलिंग करनी पड़ जाती है और उनको टेंट्स में भी करनी पड़ जाती है. डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, तो उस वक्त ये नहीं होता कि लोगों को जो है वो आप एक ऑफिस में लेके जाएं और काउंसलिंग स्टार्ट करें. सो द काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सो काउंसलिंग कैन हैपन एनीवेयर इफ द डिमांड इज देयर, बट आइडियली अगर आप बात करें एज फार एज काउंसलिंग सेशंस आर कंसर्न, जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इट शैल बी एट अ क्वाइट प्लेस, इट शैल बी कॉन्फिडेंशियल, so that the client is able to have quite a lot of self-disclosure. It has been pointed out by Benjamin that there is not any universal quality that a room should have, except it should not be overwhelming, noisy or distracting. So the room shall be not distracting. ये बल्कि facilitate करना चाहिए उसको. द रूम शैल बी लाइक दैट दैट द पर्सन फील्स कंफर्टेबल, जिसमें वो बैठ के अपने बारे में आराम से बात कर सकें. डिस्ट्रैक्टिंग रूम कैसा हो सकता है कि बहुत फ्लैशी हो, उसके बड़े कोई ऐसे शानदार कर्टन्स लगे हैं कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान कर रहे हैं, बड़ी कोई कीमती चीज़ें जो हैं दैट आर नॉट रिक्वायर्ड इन फैक्ट इन अ काउंसलिंग ऑफिस. वो कंफर्टेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फर्नीचर होना चाहिए, सो दैट द क्लाइंट इज एबल टू सिट कंफर्टेबली एंड टॉक अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस. Scherzer and Stone pointed out in 1980 that the room should be comfortable and attractive. Attractive से ये मुराद नहीं है कि वो बड़ा खूबसूरती से सजाया हो. It just should be appealing. अच्छा लगना चाहिए. बहुत ज़्यादा इतने डार्क कलर्स ना हो, बहुत ज़्यादा जो है वो डिम लाइट ना हो, बहुत फ्लैशी लाइट्स ना हो कि इंसान का ध्यान उधर चला जाए, and that could be proved as distracting rather than facilitating. So features of a counseling room क्या हो सकते हैं? Let's see that. Soft lighting is important. Quiet colors could be used as far as curtains, और जो सोफा के मटेरियल का ताल्लुक है, कपड़े का सोफा है या जिस चीज़ का भी, उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि सूदिंग किस्म के कलर्स होने चाहिए. देन एब्सेंस ऑफ क्लटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये ना हो कि काउंसलर को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और वो बीच में अपना मोबाइल जो है वो उस पर फ़ोन कॉल सुन रहा है, घर से पैगामात आ रहे हैं, दोस्त बात कर रहे हैं. ये ना हो कि बाहर से जो है वो बेल्स की आवाज़ें आ रही हैं या कोई डोर पे नॉक कर रहा है और वो कहता है कि ज़रा सी बात पूछनी थी. सो दिस इज़ नॉट इफेक्टिव बिकॉज whatever the client is talking about, उसमें interruption हो जाएगी. And when your stream of thought is interrupted, then it is really difficult to come back to that point again. Then there shall be harmonious and comfortable furniture. We have talked about that before. Then the spatial features of the environment are also very important. Distance कितना होना चाहिए client और counselor के दरमियान, कितनी space होनी चाहिए, कुर्सियाँ कैसे लगी होनी चाहिए. So optimum distance कितना होता है? Generally counselors agree that the optimum distance is 30 to 39 inches. अब बहुत ज़्यादा close भी ना खड़े हों, बहुत ज़्यादा close भी ना बैठें और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हों. And then desk. What is the importance of desk? अगर वहाँ कोई desk है तो वो कैसे रखा जाना चाहिए? Petrofessa et al. Pointed out in 1984 that a big desk can in fact provide a psychological and physical barrier between the client and counselor. एक बड़ा डेस्क जो है वो अगर क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान है तो वो एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर्स दोनों साबित हो सकता है. So let's talk more about physical arrangement. There could be different layouts of the counseling office. One layout is a large desk is positioned between client and counselor. एक बड़ा डेस्क जो है वो दोनों के दरमियान है. ये पहले भी मैंने एक दफ़ा बात की थी कि जो एक बड़ा डेस्क है
वो इस चीज़ की इंडिकेशन करता है जैसे कि ऑन वन साइड देयर इज़ एन अथॉरिटी फिगर। जैसे इंटरव्यूज़ में लोग पैनल्स में जाते हैं तो बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं और वो ये शो करती हैं देयर इज़ एन अनइक्वल स्टेटस बिटवीन द क्लाइंट एंड काउंसलर। Then another layout could be a small desk is positioned between client and clinician or counselor. So this is quite appropriate if there is a small desk between both of them. The third condition could be that the client and counselor chairs are directly across from each other without obstacles in between. उनके दरमियान में कोई डेस्क नहीं होता और वो डायरेक्ट उनको एक दूसरे तक एक्सेस होती है। डायरेक्ट एक्सेस तो वैसे भी है व्हेन दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, लेकिन ये एक तरह से एक बैरियर या ऑब्स्टिकल जो है वो बीच में से बिल्कुल खत्म करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स शुड बी अरेंज्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब ये नहीं है कि एक कुर्सी जो है वो यहाँ पड़ी हुई है और दूसरी जो है वो जहाँ मर्जी रखते हैं। काउंसलर की कुर्सी के साथ उसके रिलेशन में दूसरी कुर्सी अरेंज की जानी चाहिए। और ये किस तरह से रखी जा सकती हैं? One situation is when both chairs are face to face, आमने सामने हैं, एक तरफ काउंसलर दूसरी तरफ क्लाइंट। Another situation is when they are side by side seating and it does not matter much कि जो क्लाइंट है वो आपकी राइट साइड पे है या आपकी लेफ्ट साइड पे है। Benjamin suggested in 1987 two chairs and a nearby table कि अगर दो चेयर्स इस तरह से रखी हुई हैं साइड बाय साइड हैं तो एक साइड पर टेबल पड़ा हुआ है। और टेबल का पर्पस क्या होता है? आमतौर पर ये होता है कि काउंसलर ने पेपर्स रखने हैं, कोई वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, उसने टिश्यूज़ का डब्बा रखा हुआ है, वो भी अक्सर रखा जाता है सो दैट इफ देयर इज इमोशनल डिस्प्ले फ्रॉम द क्लाइंट तो टिश्यूज शैल बी देयर। डिफरेंट काउंसलर्स इन फैक्ट हैव सजेस्टेड डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स। जिस तरह से बेंजामिन जो है उसने अपनी एक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री सेटिंग बयान की है, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट एवरीवन इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि द काउंसलर शैल ऑब्जर्व कि जो है वो क्लाइंट की चॉइस क्या है, और यूजुअली ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से जो है वो क्लाइंट कंफर्टेबल फील करेगा और उसी तरह से अरेंजमेंट जो है वो कुर्सियों की और पोजीशंस की कर लेनी चाहिए। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्लाइंट एंड काउंसलर क्वालिटीज़। क्या काउंसलिंग को ये चीज़ भी अफेक्ट करती है कि क्लाइंट कैसा है या काउंसलर कैसा है? लेट्स डिस्कस दैट। So first of all, we will be discussing client qualities. Clients come in all shapes and sizes, personality characteristics and degrees of attractiveness, and that was pointed out by Vernet in 1977. So people could have different personalities, they have different degrees of attractiveness. तो किस तरह के clients जो हैं वो काउंसलर्स को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और अगर काउंसलर्स को कोई ख़ास किस्म के क्लाइंट्स अच्छे लगेंगे तो ऑब्वियसली उनका इंटरेक्शन जो है वो इससे बड़ा डिटर्मिन होगा। The most successful clients tend to be Jevis as compared to hounds or duds. Now what is Jevis? ये acronym है for young, Y से young बनता है, A से attractive, V से verbal, I से intelligent and S से successful. So these kinds of clients are very popular as far as perception of counselors is concerned. As compared to that, hounds and duds are not important. So what do we mean by hounds? एज से मुराद ये है होमली किस्म के क्लाइंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, उसकी बजाय स्मार्ट किस्म के जो हैं एक्टिव और स्मार्ट क्लाइंट्स अच्छे लगते हैं काउंसलर को। देन ओल्ड क्लाइंट्स, ओ से ओल्ड, और यानी यंग क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे एज कम्पेयर टू ओल्ड क्लाइंट्स। और उसके बाद है यू से मुराद है अनइंटेलिजेंट। सो इंटेलिजेंट क्लाइंट्स आर अप्रिशिएटेड मोर एज फॉर एज काउंसलर्स परसेप्शन इज कंसर्न्ड। और अभी हमने हाउंड में देखा एच से क्या मुराद है, ओ से क्या मुराद है, यू से क्या मुराद है, एन से मुराद है नॉन वर्बल क्लाइंट्स आर नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड। एंड देन द फाइनल वन इज डी से मुराद है डिसएडवांटेज। So it's a matter of great concern that generally it has been seen that people do not like disadvantaged people. For example, if someone is disabled, तो उसके साथ काम करना अगर आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे तो ये ethically तो सही नहीं है, but researchers have shown that it is true to a large extent. And what is meant by duds? Duds से मुराद है dumb, unintelligent and disadvantaged. So it is again emphasized here कि those people who are disadvantaged, are disabled,
who are unintelligent, they are not very much appreciated for counseling as far as counselor's perception is concerned. Counselor's interaction is influenced by the physical characteristics of the client. That was stated by Goldstein in 1973. So ये हमने देखा है कि बहुत सारी रिसर्च जो है वो ये शो करती है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत डिटरमिन करती हैं क्लाइंट की अट्रैक्टिवनेस को. और ऑब्वियसली इफ़ यू आर फीलिंग दैट योर क्लाइंट इज़ अट्रैक्टिव तो फिर आपका इंटरेक्शन जो है वो उसके साथ डिटरमिन इसी चीज़ से होता है. एंड द सक्सेस ऑफ काउंसलिंग मे रिलाई ऑन दिस one important factor also. Merabian et al. Pointed out in 1971 that the total liking of the client is determined by verbal, vocal and facial liking. That it is not just one aspect, that is physical attractiveness. In fact, there are other factors also कि कितना client vocal होगा, उसके facial expressions कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर determine करेंगी about the favorability of a client. So generally it has been seen कि अगर आप इन तीनों चीज़ों का मुकाबला करें कि वर्बल एलिमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, फेशियल एक्सप्रेशंस कितना इम्पॉर्टेंट है या फिर वोकल एलिमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, तो रिसर्च हैज़ शोन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ फेशियल एक्सप्रेशंस. जो क्लाइंट्स अच्छे एक्सप्रेशंस देते हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो उनके चेहरे से भी पता चलता है. इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट बाय द काउंसलर्स. सो वन रिसर्च शोज दैट 55% ऑफ द likeness of the counselor was actually related with the facial expressions and 38% was concerned with vocal expressions. तो आपकी आवाज़ और उसकी टोन, उसकी पिच कैसी है, इससे भी बहुत डिटरमिन होती है कि काउंसलर्स जो हैं वो किस तरह के क्लाइंट्स को पसंद करते हैं जब वो काउंसलिंग देना चाहते हैं. As far as verbal expressions are concerned, it was seen that only 7% contribution is of verbal factor. यानी आप बात कितनी करते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है कि किस तरह से करते हैं और आपका उसके साथ नॉन वर्बल जो है वो कम्युनिकेशन का लेवल क्या है. Seleska pointed out in 1979 that counselors generally like to work with clients who are most like them. It is important to be aware of cultural differences in non-verbal messages. So studies have shown that when you find somebody attractive, तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी होती है कि how similar that person is with you. The similarity actually facilitates likeness. आप उस शख्स को पसंद करते हैं जो आप जैसा होता है. तो काउंसलर जो हैं they will appreciate and they would like to have interaction with such a client who is like them in terms of social class, maybe gender also and ethnic minority or majority. तो ethnic उसकी जो है वो ethnicity क्या है, this is also very important. So an effective counselor should have that ability to work effectively with all kinds of clients. इसी से उसकी effectiveness जो है वो determine होगी. So this was all about today's lecture. Let's review what we have discussed today. We talked about the structure of counseling today और उसके साथ हमने ये डिस्कस किया कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कैसे चलना चाहिए. काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की कि what are different factors that could contribute toward the effectiveness and successive counseling process. और there could be several factors that could be related with the success of counseling process, but we discussed some important ones. एक वो जिसका मैंने पहले जिक्र किया, that is the structure of the counseling. Structure इसलिए important है कि structure ही determine करेगा कि counseling जो है वो कैसे चलेगी एक session से लेकर आखिरी session तक. Structure will also show the administrative control of the counselor. And then secondly, we talked about initiative. That is mostly related with the client, that how much responsibility that the client is feeling regarding his or her change. And then we talked about client qualities and we discussed that those clients are appreciated more by the counselors who are intelligent, who are verbal, who are young as compared to old, disadvantaged and unintelligent clients. In the next lecture, we will be talking about counselor qualities और उसके अलावा जो है वो हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मज़ीद बात करेंगे. अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.